आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, जो राजस्थान दौरे पे आए हुए हैं। यहाँ उनका स्टेट बॉडी का इलेक्शन था आज, तो इनसे बात करेंगे। जो मुल्क में चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024, जिसके 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और चौथे चरण का जो चुनाव है वो एक आध दिन के बाद है। तो मुल्क के मुद्दों पे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की हों, चाहे गवर्नमेंट में हैं भाजपा और भाजपा के साथ हैं, ये तमाम तर पार्टियां जो पॉलिटिकल स्टैंड ले रही हैं और उसके अंदर खासतौर से मुस्लिम इशू पे तमाम तर खामोश हैं और बोल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इलियास साहब, आपका इस्तकबाल है। तो सबसे पहले तो आपका जो आज इलेक्शन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ स्टेट का इलेक्शन था, उसमें स्टेट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, उसके अलावा स्टेट वर्किंग कमेटी का इलेक्शन हुआ था। तो आज के इलेक्शन में यूनानिमसली लोगों ने वक़ार अहमद साहब को स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। उसके अलावा 25 अफराद की कार्यकारिणी है जो इलेक्ट हुई है। और उसके साथ साथ चूँकि हमारा नेशनल इलेक्शन भी होने जा रहा है जून में, तो उसके लिए यहाँ से फेडरल जनरल काउंसिल के लिए भी 11 लोग मुंतखब हुए। वो नेशनल इलेक्शन कब होगा? वो जून के लास्ट में है, 29-30 को। अभी जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में जो आपकी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, कहाँ कहाँ लड़ रही है? देखिए, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया था कि हम इस बार बहुत कम जगहों से इलेक्शन लड़ेंगे। पहले हमने 5 सीटें तय की थी, लेकिन अब हमने वो तो ख़त्म करके सिर्फ 1 सीट से हम लोग महाराष्ट्र से धुले से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हमने ये फैसला इसलिए किया था कि ये इस वक्त का जो इलेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है और उसमें ज़ाहिर बात है कि ये फैसला होना है कि इस देश में लोकतंत्र बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, इस देश में सेकुलरिज्म बाकी रहेगा या नहीं रहेगा, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। तो हम महसूस करते हैं कि भाई इस इलेक्शन में अगर हम जीतने की पोजीशन में नहीं हैं तो वोट काटने से बेहतर ये कि हम इलेक्शन न लड़ें। तो हमने ये जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में जो बड़ी पार्टियां भी हैं, जो छोटी पार्टियां भी हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो आपकी पार्टी से भी एक तरह की छोटी हैं कैडर के मामले में, क्योंकि आपका एक रूट लेवल का कैडर है और मेरे ख्याल में हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपका कैडर मौजूद है। तो आपसे भी छोटी पार्टियों को इन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल किया, लेकिन क्या आप लोगों को इन्होंने कोई इन्विटेशन नहीं दिया या आप शामिल नहीं हुए? नहीं, देखिए, असल में ये इंडिया गठबंधन में इसकी कोशिश नहीं की गई कि जिन पार्टियों का समाज में कुछ आधार है, अगर उनके पास में एमपी एमएलए की सीट ना हो तब भी समाज में उनके पास एक वोट बैंक है, अगर वो उनको अकोमोडेट कर लेते तो शायद इंडिया गठबंधन का जो समाज में आधार है वो बढ़ जाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडिया गठबंधन के अंदर ना तो हमें बुलाया गया, यानी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को, ना एआईडीएफ को बुलाया गया, ना असदुद्दीन अवैसी की पार्टी जो है एमआईएम, उसको उन्होंने दावत दी। तो ये बज़ाहिर असल में ये जो बीजेपी ने एक हवा खड़ा किया था मुसलमानों के ख़िलाफ़ में, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन की पार्टियां भी उससे मुतासिर है और उन्होंने बहुत डेलिब्रेटली ये कोशिश की कि ना तो मुस्लिम इश्यूज़ पे कोई स्टैंड लें, ना मुसलमानों को अपने यहाँ स्पेस दें। तो ये जो रवैया है सेकुलर पार्टियों का, ये रवैया बहुत हेल्दी रवैया नहीं है। मुसलमान एक साइजेबल पॉपुलेशन है। जब 2% वाले लोग 1% वाले लोगों को भी अगर आप अकोमोडेट करते हैं तो 14% और 15% की पॉपुलेशन एक महत्वपूर्ण पोजीशन रखती है। और कई स्टेट पे तो वो 25% है, 30% है, 24% है और 20% है। ये इतने बड़े बड़े यानी उनकी संख्या होने के बावजूद भी ये पार्टियां उनको अकोमोडेट नहीं करी जिस तरह के उनको करना चाहिए। नहीं, जो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता इंडिया गठबंधन में, जिनको बाकायदा सीट भी दी है, कुछ को ऐसा है कि उनका सपोर्ट लिया है, सीट नहीं दी है, उन पार्टियों का नाम भी उनके इलाके से, उनके स्टेट से बाहर कोई जानता नहीं। हो सकता है किसी के पास एक आध एमएलए हो, किसी के पास नहीं हो, लेकिन बहुत छोटी पार्टियां हैं। आप लोगों की पार्टी है, उसका जैसे मैंने कहा कि हर स्टेट में आपका एक आधार है, न सिर्फ कम्युनिटी के हिसाब से बल्कि आपके कैडर के हिसाब से भी है। इसी हिसाब से एसडीपीआई का भी कैडर के हिसाब से आधार है, एआईयूडीएफ है, उसका आसाम में पूरी तरह से आधार है, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम का भी करीब करीब हर स्टेट में आधार है, चाहे उनके सिंपैथाइजर काफ़ी संख्या में हैं। तो आप लोगों को इन लोगों ने, जैसे आप कह रहे हो, शामिल नहीं किया,
तो यह क्या इन चीज़ों को, जैसे एक पार्टी ऐसी है जो जाति के नाम से है, उसी जाति के ही वोट कुछ जगह उनको मिल रहे हैं, उसको भी शामिल किया, उनको टिकट दी है, तो आप लोगों को नहीं किया, इसके नुकसान क्या इनको होंगे? देखिए असल में इनकी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमान इसके बावजूद भी कि उनको आपने अकोमोडेट नहीं किया है, इसके बावजूद भी मुसलमान इस इलेक्शन में आपका साथ देने वाला है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बीजेपी ने जो पिछले ख़ास तौर से इन 5 सालों में आने वाले इन 5 सालों में जो रवैया इख्तियार किया मुसलमानों के सिलसिले में, वो उसके बाद वो ये समझते थे कि भाई मुसलमानों को बीजेपी ने एक तरह से अपना दुश्मन बना कर पेश करने की कोशिश की, बल्कि हिंदुओं का दुश्मन बना कर पेश करने की कोशिश की। तो ये समझते थे कि मुसलमानों की मजबूरी है इस बार कि भाई वो बीजेपी को यानी ये इस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो वो लाजमन वो टिकट फॉर ग्रांटेड, यानी मतलब कि उनको ये समझ के भी ये जाएंगे कहाँ, ये तो हमको ही सपोर्ट करेंगे, हमारे अलावा तो जा नहीं सकते हैं। मगर ये रवैया बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। मुसलमानों के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिजनमेंट है थ्रू आउट द कंट्री, और उस बुनियाद पे है कि भाई ना तो वो मुस्लिम इश्यूज़ पे कोई स्टैंड ले रहे हैं, यानी अभी आप जानते हैं कि इस दौर में सबसे बड़ा इशू जो खड़ा था वो एनआरसी का और सीए का इशू था, उस पर भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया, यानी वो एजुटेशन चलाना तो दूर की बात है, कोई स्टैंड तक नहीं लिया। या फिर ये कि जिस तरह मुसलमानों के बच्चों को जो सीए एनआरसी में इन्वॉल्व थे या कहीं और थे, उनको जिस तरह बेबुनियाद तरीके से गिरफ़्तार किया गया, उस पर कोई स्टैंड नहीं लिया। या फिर ये कि ये जो अभी इलेक्शन यानी रिजर्वेशन का इशू उठाया है, जो बिल्कुल बेबुनियाद इशू है, उस पर भी ये पॉलिटिकल पार्टी कोई स्टैंड नहीं ले रही है। तो ये मैं ये समझता हूँ उसके 2 रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये कि ये समझती है कि भाई ये जाएंगे कहाँ, हमें ही देंगे, हमको हमारे अलावा नहीं देंगे। और दूसरी बात ये कि ये मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल करना चाहती है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक बात है, बहुत दिन तक ये रवैया को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके दिमाग में थी कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का मेन बेस मुस्लिम है, मुस्लिम अपने पास आ ही जाएगा, बीजेपी के खौफ से कहीं जाएगा नहीं, तो इन लोगों को एक टिकट दे के या इनको अपना मंच शेयर करके इनके गठबंधन में शामिल करके इन पॉलिटिकल पार्टियों को मजबूत करने में कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए फ़ायदा तो था, फ़ायदा तो है, मगर क्या मसला है कि देखिए पिछले दिनों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ था स्टेट असम्बली का, उसमें असदुद्दीन अवैसी साहब ने 100 सीटें खड़ी की थी, और उनकी रैलीज़ में आप देख रहे थे कितनी बड़ी मात्रा में लोग आए थे, बहुत बड़ी तादाद में आए थे, लेकिन वोट नहीं मिला। ये यहाँ से ये मैसेज इनको गया है कि मुसलमान जो है अपने वोट को ज़ाया नहीं करना चाहता है, इसलिए हम मुसलमानों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। चिंतित तो होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सबको मालूम है कि 140 करोड़ लोगों के देश में एक बड़ी कम्युनिटी है जो 20-25 करोड़ मानी जाती है, मुस्लिम कम्युनिटी। उसको इन सेकुलर पार्टियों ने, क्योंकि बीजेपी है वो इनका कोई नाम नहीं ले रही है तो उसको बड़े बेढंग से नफरत फैलाने के अंदाज में ले रही है, और ये सेकुलर पार्टियाँ हैं ये इसको ऐसे ही मतलब अपने यहाँ आ जाएंगे, वोट दे के चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी इतनी बड़ी जो 20-25 करोड़ की जो पॉपुलेशन है इस मुल्क की, उसको इन सेकुलर पार्टियों ने एक तरह का फुटबॉल बना के छोड़ दिया, किधर का नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए एक मसला ये है कि इस इलेक्शन के बाद ये इशू पूरी मिल्लत की जो लीडरशिप है, चाहे वो हमारी सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे हमारे रिलीजियस बॉडीज़ हों, या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, इनको बहुत गौर से बात सोचनी पड़ेगी। क्या हम इस मुल्क में इतनी बड़ी आबादी रखने के बावजूद और हमारा इतना बड़ा अच्छा एक पास्ट होने के बावजूद, माजी बहुत बड़ा रहा हिंदुस्तान के अंदर, ख़ुद मुल्क की आज़ादी में बहुत बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन रहा, इस सब के बावजूद भी आप सियासी तौर पे पॉलिटिकली आप जो है वेटलेस हो गए, बेवज़न हो गए, बेवक़्त हो गए। तो ये सिचुएशन अगर आप यानी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते, इस पर सोचते नहीं, अपना कोई काउंटर स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, तो इस बात का इम्कान है कि जितने इलेक्शन आते जाएंगे आपकी पोजीशन कम से कम होती जाएगी। बीजेपी तो आपको माइनस करके चल रही है, बीजेपी तो आपके लिए पूरे मुल्क माहौल बना रही है, और सेकुलर पार्टियाँ भी ये समझ कर के हमको ब्लैकमेल करती है कि भाई अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। तो वो अगर हमको टिकट फॉर ग्रांटेड ले रही है मुसलमानों को, तो मेरे ख्याल से अब मुसलमानों के यानी जो सोचने समझने वाले लोग हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं, उनको अब इस पहलू पे गौर करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कुछ स्टेट ऐसी है हमारे देश में जहाँ से हम अपने बलबूते पर अपने कई कैंडिडेट निकाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी कई सीटें हैं, केरला में कई सीटें हैं,
जम्मू कश्मीर में तो है ही, आप जानते हैं। आसाम में कई सीटें, यानी यहाँ पे 35% पॉपुलेशन है मुसलमानों की। ख़ुद बंगाल के अंदर 30% पॉपुलेशन है मुसलमानों की। वहाँ से आप अपनी सीटें निकाल कर भेज सकते हैं पार्लियामेंट में। ये हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और अगर आपने नहीं जुटाया हिम्मत तो आप कम्युनिटी के साथ में बहुत बड़ा यानी कम्युनिटी के हक़ में कोई बात नहीं करें, उसके ख़िलाफ़ करेंगे। हमने जो लोकसभा चुनाव की जो कवरेज की है, हम राजस्थान में, हरियाणा, दिल्ली, यूपी गए हैं कई लोकसभा में, तो अपोजिशन की पार्टियों के पास जो हम समझे हैं कि बड़ा वोट बैंक, एक मुस्लिम वोट बैंक उनको नज़र आता है, उनके उम्मीदवारों को भी, उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी। और जैसे अभी आपने कहा रिजर्वेशन का, प्राइम मिनिस्टर ने राजस्थान से मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर एक बड़े ही बेढंगे अंदाज में एक हमला किया, जो रिजर्वेशन है ही नहीं मुस्लिम के नाम पे, ओबीसी मुस्लिम को ज़रूर है। तो उस मामले में कहीं भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो इंडिया गठबंधन की है, सिवाय आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने, कहीं कोई काउंटर उसमें अपना स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ हमलावर नहीं हुए, बताया नहीं कि भाई ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर ने पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है, हमने नहीं दिया है। और यहाँ तक के जो रिजर्वेशन दिया है मुस्लिम ओबीसी को, कर्नाटक में जनता दल के HD देवगौड़ा साहब ने जो चीफ मिनिस्टर थे, वो आज बीजेपी के साथ में, राजस्थान में दिया था तो बहनों सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति बने थे, यहाँ के CM थे, बीजेपी का राज था, उन्होंने दिया। तो बीजेपी की स्टेट में भी मिला है, और दूसरी पार्टियों की जब सबको मिला तो मुस्लिम को भी मिल गया था, जो ओबीसी के अंदर। तो ये इंडिया गठबंधन की पार्टियां इस इशू पे बिल्कुल मुंह नहीं खोल रही हैं, तो ये इसका क्या गलत मैसेज नहीं जा रहा है कि इतने बड़े देश में प्राइम मिनिस्टर सफा सब झूठ बोल रहे हैं और ये कोई अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अपोजिशन पार्टियों को एक बहुत बड़ा इशू मिला था। प्राइम मिनिस्टर ने इतना साफ और सफ़ेद झूठ बोला है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है। मुसलमानों को रिजर्वेशन अगर मिलता होता मुस्लिम आबादी के बुनियाद पर तो शायद कभी का चैलेंज होकर वो ख़त्म हो चुका होता। आप जानते हैं कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिला है वो मुस्लिम होने की बुनियाद पर नहीं मिला है, वो ओबीसी के अंदर मंडल कमीशन की लिस्ट में शामिल होने की वजह से उनको मिला है। चाहे वो केरला में मिला हो, चाहे वो कर्नाटक में मिला हो, चाहे वो तेलंगाना में मिला हो, चाहे दूसरी स्टेट में मिला हो। जैसा कि आप बता रहे हैं, खुद राजस्थान के अंदर भैरव सिंह शेखावत जो कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, उनके ज़माने में दिया गया। तो ये बात तो बहुत साफ तौर पे कही जा सकती थी कि ये जो झूठ बोल रहे हैं आप, एक झूठ तो ये बोला है प्राइम मिनिस्टर ने कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, दूसरा झूठ बोला है कि उनकी संख्या, आबादी बढ़ रही है, आबादी बहुत बढ़ रही है उनकी, वो भी एक झूठ है। इसलिए कि स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी का डिक्लाइन हिंदुओं से ज़्यादा है। आबादी का परसेंटेज जो था पहले वो अच्छा खासा गिर गया है। तो ये कहना कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, एक खौफ दिलाने की कोशिश, एक डर दिलाने की कोशिश जो की जा रही थी प्रधानमंत्री के जरिए से, इसको बहुत अच्छी तरीके से अपोजिशन पार्टी एक्सपोज कर सकती थी, लेकिन उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया इसको। अच्छा, जो संविधान सभा में जब आज़ादी से पहले जो मुस्लिम रिजर्वेशन था, तो संविधान सभा में जो इशू आया था, प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने उस टाइम मुस्लिम लीडरशिप को एक तरह का भरोसे में लिया और ये कहा कि आप इससे पीछे हट जाएं और हम आपको इससे ज़्यादा देंगे, यानी ये आपके लिए कुछ नहीं है। और उस वक्त की मुस्लिम लीडरशिप थी, उन पीछे हट गई थी, वो रिजर्वेशन ख़त्म हो गया था। लेकिन आज अगर 70-80 साल बाद देखें, आज नेहरू दुनिया में नहीं है, वो मुस्लिम लीडरशिप भी दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं नेहरू और गांधी को मानने वाले उन्हीं की औलादों में जो आज इस अपोजिशन की लीडरशिप कर रहे हैं, क्या आप ये बताएंगे कि भाई 70-80 साल बाद आपने क्या हालत बना दी कि नेहरू और गांधी ने कहा कि आपको इस रिजर्वेशन से ज़्यादा मिलेगा, मिला क्या आज? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी डेमोक्रेसी में अगर वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है तो उसमें समाज के अंदर जितने तबकात हैं उनको उनकी संख्या के एतबार से, उनकी आबादी के तनासुब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी। नहीं, जैसे ये तो कह रहे हैं खुद आपके राहुल गांधी, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, तो उस हिस्सेदारी में तो मुस्लिम कम्युनिटी भी आती है। हाँ, ज़बानी बात है ये कि भाई ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन अमलन जब देने का वक्त आता है तो आपको मैं बताऊँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी सीटों में से 6 सीट मुसलमानों को दी है और कांग्रेस ने 30 में से 15 सीटों में से 2 सीट दी है। शायद सपा ने 4 ही दिए, शायद 4 या 6 जो बहरहाल जो भी दिए। तो आप मुझे बताइए, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी 20% है, वहाँ अगर आप दोनों मिलाकर 6 और 8 सीट दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? यानी उत्तर प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहाँ मुसलमान अपने बलबूते पे इलेक्शन जीत सकता है। मिसाल के तौर पर मुरादाबाद है, मुरादाबाद में एक सिटिंग MP मुसलमान था, उसको हटा के अपने एक दूसरे रिलीजन के आदमी को सीट दिया वहाँ पे। तो ये जो मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी तो मुसलमानों का नाम तक लेना चाहती है, उसकी कैबिनेट के अंदर कोई मुसलमान नहीं होता है, उसके MPs में कोई मुसलमान नहीं होता है, पिछली बार जो 2 मुसलमान थे अब इस बार वो भी नहीं थे।
तो मुसलमानों को उसने माइनस कर दिया। अब आपकी जो सेकुलर पार्टियां हैं जिनको एक बड़ा वोट चंक जो है मुसलमानों से मिलता है, वो भी मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दे रही है। तो ये इसका मतलब ये कि मुसलमान दिन हर इलेक्शन के बाद मुसलमान पॉलिटिकली वेटलेस हो जाता है, पॉलिटिकली नोवेयर हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे, कम्युनिटी एड्रेस नहीं करेगी, देखिए मुसलमानों को भी अब ये अनकंडीशनल सपोर्ट करना बंद करना चाहिए। ये जो अनकंडीशनल सपोर्ट होता है कि हमको आप सीट दें न दें, हमारी बात करें न करें, हमारे इशू पे बोलें न बोलें, हम आपको वोट देंगे, ये रवैये को बदलना चाहिए। अच्छा, ये जो सेकुलर पार्टियां अपने आप को कहती हैं इंडिया गठबंधन की, इनकी जो मुस्लिम लीडरशिप है उसमें जो टिकट के दावेदार हैं वो ज़रूर कहते हैं मिलनी चाहिए थी, मतलब बंद कमरे में, लेकिन बाहर आके वही कहते हैं कि हालात सही नहीं हैं और बरसों बरस से कि इस बार तो कम से कम हालात सही नहीं हैं। तो ये हालात कब सही होंगे, कब टिकटें मिलेंगे ढंग से मिलेंगी, कब लोग जीतेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अब ये समझना कि बीजेपी किसी वक्त कमज़ोर होगी, ये हो सकता है कि वो इलेक्शन में जीत ना सके, लेकिन वो अब पॉलिटिकल सीन से बाहर नहीं जाएगी, हमेशा एक इशू की तरफ पे खड़े रहेगी, एक खौफ उसका रहेगा। तो ये आप अगर ये समझते हैं कि आज के हालात सही नहीं है, तो हालात कभी भी सही नहीं रहेंगे। इन्हीं हालात में अपने लिए स्पेस बनाना पड़ेगा आपको, और स्पेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पे मैं बताऊं आपको कि भाई महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की 48 सीटों में से एक भी सीट मुसलमानों को नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसका आप सपोर्ट ले रहे हैं, उसको आप सीट नहीं दे रहे हैं। ऐसी सीटें हैं वहाँ से जो मुस्लिम बहुल इलाकों से जीत जा सकता है, नहीं दी आपने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पार्टियाँ अब ये थ्रेट महसूस नहीं करती है कि अगर आपने मुसलमानों को सीट नहीं दिया, मुसलमानों की बात नहीं की, मुस्लिम इशू पे कोई स्टैंड नहीं लिया, तब भी मुसलमान हमको सपोर्ट करेगा और ज़्यादा बड़े पैमाने पर करेगा। अगर आप अभी ये इलेक्शन के रिजल्ट उठाकर देखेंगे जो वोट पड़ रहे हैं, उसमें आप देखिए मुसलमानों का अच्छा खासा परसेंटेज बढ़ा है वोट में। नहीं, एक चीज़ ये है कि जैसे 9 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन 9 की करीब 130-31 सीटें हैं लोकसभा की। उनमें एक सीट राजस्थान से दिया करते थे कांग्रेस के लोग, वो भी इस बार मैंने काट ली। और गई बार ये जो 130-31 सीट हैं, इनमें से सिर्फ 12 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बाकी सब हार गए थे। तो इस बार काट ली कि भाई जीत नहीं पाएंगे, इस बार हालात ऐसे नहीं है। तो क्या इन 130-31 सीटों में अगर जो सीट गई बार हारे थे इस बार हारेंगे, तो वो किस वजह से हारेंगे फिर? नहीं, देखिए असल में ये समझना कि अगर मुसलमान को सीट देंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा, इस परंपरा को कौन तोड़ेगा? अगर आप ये तासुर दे रहे हैं कि कोई मुसलमान को सीट देने से हिंदू वोट नहीं मिलेगा, तो फिर ये कल ये भी हो सकता है कि अगर किसी हिंदू को वोट देंगे तो मुसलमान सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आप ये हिंदू मुस्लिम में जिस तरह देश को बीजेपी ने बांटा है, सेकुलर पार्टियां भी यानी गैर शौरी तौर पर बग़ैर सोचे समझे उसी रास्ते पे चल पड़ी है। तो सेकुलर पार्टी को अपने रवैये को तब्दील करना चाहिए। अदरवाइज़ आपके यानी ख़ुद बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर सेकुलर पार्टियां भी वही यानी उनका भी स्टैंड वही होता है जो बीजेपी का होता है। अगर आप देखेंगे इवन यूसीसी के इशू पर बात कर लीजिए, लेफ़्ट पार्टीज़ के स्टैंड में और बीजेपी के स्टैंड में कोई बहुत बुनियादी फ़र्क नहीं होगा। लेफ़्ट पार्टी खामोश इसलिए है कि बीजेपी ने बोल रही है उसके ऊपर में, लेकिन अगर आप पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसा प्रस्ताव लाने की कोशिश करें कि भाई यूसीसी नहीं आना चाहिए, तो शायद बहुत सारे लोग उसके हक़ में उसके ख़िलाफ़ वोट देंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर आपको इस मुल्क में मुसलमानों को अगर इस मुल्क में अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को मजबूत करना है, तो उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट देना बंद करना चाहिए। नहीं, ये तो एक घोषित तथ्य है कि 2014 में भी मुसलमानों ने कोई बीजेपी को वोट नहीं दिया था और 282 सीट लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे। 19 में भी मुसलमानों ने कोई ज़्यादा वोट नहीं दिया था, कहीं दे दिया वो थोड़ा बहुत अलग बात है, तो 303 आ गई। इस बार 24 के चुनाव में भी जिस हिसाब से जो माहौल बनाया गया और मुस्लिम वोट है, जाहिर सी बात है बड़ी हद तक इंडिया गठबंधन की पार्टियों को मिल रहा है, मिलेगा। और इस बार भी अगर नहीं जीत पाए, बीजेपी आ गई, तो उसका दोष किसके सर मढ़ेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इस वक्त का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कई एतबार से बहुत अहम इलेक्शन था। पहली बार बीजेपी के पास में कोई इशू नहीं है। 2014 में ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, 15 लाख रुपए आपके बैंक खाते में आएंगे, 2 करोड़ जॉब देंगे, ऐसे बहुत सारे वादे किए थे। 2019 में जाहिर है कि आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं था बीजेपी के पास में, तो 2019 में पुलवामा हो गया,
पुलवामा को बुनियाद बनाकर 42 लोग बेचारे जो हमारे मारे गए फौजी, उनकी लाशों पर आपने कैनवसिंग की और पुलवामा और बालाकोट के ऊपर इलेक्शन जीत लिया आपने। लेकिन इस बार बीजेपी पास में कोई इशू नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी उस लेवल पे चली गई है कि उसने हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा किया है और ढंग से काउंटर अपोजिशन भी नहीं कर पाया ना, बीजेपी का इश्यू नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि ये इलेक्शन अपोजिशन पार्टियों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी था। अगर ये सही माना में इसको इस्तेमाल करते तो आज इनको डिफीट देना कोई मुश्किल काम नहीं था। खुद बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है जो पार्टी की जो लीडरशिप है उसके अथॉरिटेरियन अप्रोच से बहुत नाराज़ है। वो ये महसूस कर रहा है कि सिर्फ 2 लोगों के हाथ में पूरी पार्टी की कमांड आ गई है, बाकी लोगों की कोई हैसियत नहीं रही है। यानी मेरा मानना ये, खुद आरएसएस के अंदर भी ये थिंकिंग चल रही है कि मोदी और अमित शाह ने जो है वो पूरी पार्टी और पूरी आरएसएस को हाईजैक कर लिया है। और मैं आप देखिए इस वक्त में मोहन भागवत के जो स्टेटमेंट है उसको अगर आप उसके अंडरलाइंस को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो खुद महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने जो जिस तरह की राजनीति की है, मोदी मोदी मोदी। और एक बात बताइए कि ये ऐसा लग रहा है कि एक पार्टी जो है वो पॉलिटिकली इतनी कल्लाश हो गई है, इतनी बैंकरप्ट हो गई है कि उसके पास में मोदी के अलावा कोई इशू नहीं है। मोदी के अलावा कोई इशू नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है जिसके बुनियाद पे आप ये कहते हैं हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, आप ये कहते हैं हम सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप इशूलेस पार्टी है, आपके पास कोई इशू नहीं है जिसको आप पब्लिक के सामने एड्रेस कर सकें। तो मेरा कहना था कि ये मौका था अपोजिशन के पास में कि आप इनको ये साबित करते कि ये 10 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या बता रहा है। 10 साल के अंदर हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। फिर मसला सिर्फ इतना नहीं है कि हम विकास के मुद्दों पर आगे नहीं बढ़े, लोकतंत्र का बाजा पिट गया है, हम ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, सेकुलरिज्म का बाजा पिट गया है, हम ऑटोक्रेसी की बढ़ रहे हैं। और हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र के जो इदारे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई, ईडी, ये सब हाईजैक हो गए पूरी तरह से और गवर्नमेंट जो जिस तरह चाह रही है उस तरह इस्तेमाल कर रही है। तो ये इस मौके पर अगर हमारी पार्टियां जो सेकुलर पार्टियां हैं अगर इसको सही से होमवर्क करके सही से इश्यूज़ को काइन करके जाती मैदान में और उनके दरमियान में एक अंडरस्टैंडिंग होती, यानी इवन आप देखिए कि इंडिया अलायंस बन गया, लेकिन इंडिया अलायंस का बनने का क्या फ़ायदा हुआ? अभी तक संयोजक नहीं है उसका। नहीं, संयोजक तो है ही नहीं। लेकिन दूसरी बात ये कि इंडिया अलायंस की कोई कॉमन स्ट्रेटजी भी नहीं है ना। यानी जो रीजनल पार्टी हैं वो अपने अपने रीजन में तवज्जो दे रही है। पूरे मुल्क में अगर कोई आदमी इंडिया अलायंस के बिहाफ पे बात कर रहा है तो राहुल गांधी है, बाकी लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बाकी लोग अपने अपनी स्टेट को बचाने में लगे हुए हैं। और यही इंडिया अलायंस बंगाल में जाके ऑपरेटिव नहीं होता है। बंगाल के अंदर इंडिया अलायंस कहीं नज़र नहीं आ रहा, वहाँ टीएमसी और वर्सेस बीजेपी है। और इसी तरह से आप दूसरे स्टेट पे जाकर देखिएगा, कांग्रेस ने भी जो है अकोमोडेट नहीं किया। इंडिया अलायंस की 2 बड़ी पार्टियां कांग्रेस और कम्युनिस्ट ग्रुप है। केरल की 20 सीटों पे इन्होंने आपस में ही पूरी एनर्जी वेस्ट की एक दूसरे को हराने के लिए। और उस जो सेकंड फेज का जो चुनाव हुआ था 20 सीटों का, उन्होंने दोनों ग्रुप ने एनर्जी वेस्ट की पूरी, बाकी पूरे मुल्क को दोनों ग्रुपों ने छोड़ दिया। नहीं देखिए ना, मतलब ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, जब आप केरला में जाते हैं तो कांग्रेस और सीपीएम आपस में लड़ रहे हैं, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी आपस में लड़ रही है। बंगाल में जाएंगे तो सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस है। तो ये जो डुअलिटी है, ये जो रवैया है, ये तो नज़र आता है ना पब्लिक को आपके सामने। तो मेरा कहना सिर्फ ये है असल में कि इंडिया अलायंस के अंदर कोई हार्मोनी टाइप की चीज़ नहीं है, कोई होमोजेनिटी नहीं है, कोई एका नहीं है कि नज़र आता हो पूरे लेवल पे। इंडिया अलायंस बन गया, तमाम पार्टियां आके बैठ गई एक जगह पे, बातें बड़ी बड़ी की, लेकिन जब मैदान में जाने का वक्त आया तो वो एक कॉमन वॉइस के तौर पे आप सामने नहीं आ रहे हैं। ये सर, एक जो आरएसएस से निकले हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, आरएसएस की जो थ्योरी है एक कलेक्टिव लीडरशिप की, जॉइंट लीडरशिप की, कैडर बेस पूरी एक टीम आरएसएस की, वहाँ हर चीज़ नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक होती। लेकिन आरएसएस और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी की एकला चालो रे की नीति है, और जबकि ये वो नीति आरएसएस की ऐसी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस की पॉलिसी, आरएसएस के विचारों को और आरएसएस का जो पॉलिटिकल जो सारा सिनेरियो था, कहीं उसको भी तो नुकसान नहीं हो रहा इस सारे काम से? देखिए, मेरा मानना ये है कि आरएसएस की एक इमेज थी पूरे मुल्क में कि ये देशभक्त लोग हैं, और ये ठीक है, हम उनकी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक सहमत हो या ना हो, लेकिन वो महसूस करते, वो उनके बारे में लोग ये आम तौर पे ये राय रखते थे कि ये देशभक्त लोग हैं, आम आदमी का भला चाहते हैं। लेकिन मोदी साहब ने जो 10 साल की पॉलिटिक्स की है उसमें उन्होंने आम आदमी को बिल्कुल किनारे कर दिया।
उन्होंने पूंजीपतियों के हाथ में अपनी पूरी सत्ता दे दी, उनको ही सामने रख के पॉलिसी बनाई गई। आम आदमी को की कोई हैसियत नहीं रही है पूरे पार्लियामेंट। तो इसमें इसका जो नुकसान हो रहा है कि पूरा ऑटोक्रेसी हो गई है, एक आदमी के हाथ में पूरे पावर्स आ गए हैं, ईडी की कोई हैसियत नहीं है, आपके ब्यूरोक्रेसी की कोई हैसियत नहीं है, जुडिशरी की कोई हैसियत नहीं है, और जितने और ऑटोनॉमस बॉडी थी वो सब ख़त्म हो गई रह गई है। तो ये इसका दोष क्या सिर्फ बीजेपी को जाएगा, आरएसएस को नहीं जाएगा? आरएसएस के हट जाए तो बीजेपी पावर में नहीं आ सकती है। तो बीजेपी अगर है तो आरएसएस की वजह से है। तो आरएसएस को जो उसकी जो आइडियोलॉजिकल बेस है वो बिल्कुल उखड़ गया। ऐसा लग नहीं रहा है कि आरएसएस, ये नहीं, हिंदू मुस्लिम का इशू को अगर आप हटा दें तो इनके पास क्या आइडियोलॉजिकल बेस है जिसको बुनियाद पर जाएंगे? अगर आप ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र को स्पेल आउट कीजिए ना आप। हिंदू राष्ट्र से क्या मुराद है? आपने आज तक नहीं बताया। हिंदू राष्ट्र के अंदर कानून कैसे बनेगा आपने नहीं बताया। हिंदू राष्ट्र के अंदर हिंदू औरत की पोजीशन क्या होगी आपने नहीं बताया। हिंदू राष्ट्र के अंदर मनुवाद का निज़ाम चलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा ये आपने नहीं बताया। तो ये हिंदू राष्ट्र जो है एक मिथ है जिसको लेकर आरएसएस और बीजेपी आगे बढ़ रही है। वो सिर्फ लोगों के सेंटिमेंटल इश्यूज़ को भड़काना चाहते हैं। उनके सामने हिंदू राष्ट्र की कोई परिभाषा नहीं है, हिंदू राष्ट्र का कोई कंसेप्ट नहीं है, हिंदू राष्ट्र की कोई आइडियोलॉजी नहीं है जिसके बुनियाद पर पॉलिटिक्स में जाए। वो बताए तो सही हिंदू राष्ट्र अगर होगा तो क्या होगा, और बोल भी नहीं पाते हैं। यानी कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कुछ लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ये डुअलिटी जो है इनके यहाँ नज़र आती है। अच्छा, ये जो आपसे आखिरी सवाल कि अगर ये इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, अपोजिशन की पार्टियां 4 जून को काउंटिंग के दिन चुनाव हार जाती हैं, यानी 272 का आंकड़ा नहीं छू पाती हैं, तो आपकी पार्टी है, एसडीपीआई है, एमआईएम है, जो बदरुद्दीन अजमल साहब की पार्टी है, क्या ये तमाम तर पार्टियां कहीं बैठ करके कोई गठजोड़ बनाने की कोई कोशिश करेंगी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि हम लोग यानी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करती है। हम अपने आप को ना कहते हैं ना हम अमलन है कि हम कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है। हम एक जनरल पॉलिटिकल पार्टी है और हम ये महसूस कर चलते हैं कि मुसलमानों को अपनी अलग सियासत नहीं करनी चाहिए, अलग पार्टी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करनी चाहिए, पूरे देश के हर नागरिक की और समाज के दबे पिसे कुचले जितने भी लोग हैं उन सब की बात करनी चाहिए। तो मैं सिर्फ इसके हक़ में नहीं हूँ कि जो यानी एसडीपीआई और एआईयूडीएफ और एमआईएम और वेलफेयर पार्टी ये लोग पार्टी बैठे। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो समाज के दबे पिसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है, उनका भी कोई से नहीं है। वो सब पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। मैं इसके हक़ में हूँ। और हम सारी जो पार्टियां हैं जो रूट लेवल पे काम कर रही हैं सबको एक साथ लाने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उन सब लोगों को लेकर अगर एक ऑल्टरनेटिव खड़ा हो सकता है तो हम उसकी कोशिश करेंगे, लेकिन वो ऑल्टरनेटिव उस पैटर्न पे नहीं होगा जिस पैटर्न पे ये लोग चला रहे हैं। हमारा अल्टरनेटिव ये होगा कि हमारे सामने एक नए भारत का जो हम निर्माण करना चाहते हैं वो उसका कंसेप्ट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो उसमें आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। ये जो हमारी आर्थिक नीतियां हैं जो आजकल पूंजीपतियों के हक़ में बनाई जा रही है, हम रिसोर्सेज को जो है वो एक उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो देश के पास रिसोर्सेज हैं वो गरीबों अमीरों से निकल कर गरीबों के हाथ में जाए। हम यहाँ की एजुकेशन पॉलिसी को तब्दील करना चाहते हैं। यानी मतलब हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ऐसी तमाम पार्टियाँ, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात कही जाती है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतने रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए असेंबली में, पार्लियामेंट पे वो डिपेक्ट होना चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि ये देश किसी एक कम्युनिटी का देश नहीं है, किसी एक लैंग्वेज वालों का देश नहीं है, किसी एक यानी कल्चर का देश नहीं। इसमें ये मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चर, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है। ये हम समझते हैं कि यहाँ हमारे दरमियान में यानी कल्चरल फेडरलिज्म आना चाहिए। और जैसा कि ये बीजेपी की कोशिश है कि वन नेशन वन इलेक्शन या हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये कंसेप्ट इस देश के अंदर चलने वाला नहीं है। ये देश मल्टी लेयर्ड देश है, इसमें कई कल्चर हैं, कई मज़हब हैं, कई ज़ात हैं, कई लैंग्वेजेस हैं। इन सबको ये महसूस होना चाहिए हमारा देश है। कोई ये ना समझे कि हम पर हिंदी थोप दी जाएगी, कोई ये ना समझे कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, अपर कास्ट हिंदुओं के लिए ही जगह होगी और जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो दबे पिसे लोग हैं उनके लिए कोई स्पेस नहीं होगा। ये ना समझे लोग कि ये हिंदू मुस्लिम के अंदर बढ़ जाएगा, मुसलमानों के लिए कोई स्पेस नहीं होगा। नहीं, ये देश सबका देश है। इसकी आज़ादी में सबने हिस्सा लिया है और सब ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है। तो ये देश के अंदर जब तक कि आप ये कल्चर नहीं पैदा करेंगे कि ये सबका देश है, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में भी, असेंबली में भी, और सबको रिसोर्स में बराबर हिस्सा मिलना चाहिए,
तभी ये देश आगे बढ़ सकता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वंचित हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो समाज के वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं, वो सबको साथ लेकर एक नया अल्टरनेटिव खड़ा करने की कोशिश करेंगे। ये थे डॉक्टर SQR इलियास साहब, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से, बड़ी दानिशमंदी से, सूझबूझ से जवाब दिया। और सबसे बड़ी बात इन्होंने अपनी पार्टी के लिए कहा कि हमारी पार्टी कोई मुस्लिम पार्टी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें मुस्लिम कैडर काफ़ी है, लेकिन वो सारे देशवासियों के लिए है। सब पीड़ित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो इस देश के से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम लोगों की हमारी ये पार्टी है, जो एक अल्टरनेट है एक मूल्य बेस पॉलिटिक्स करने के लिए। और हम अगर इंडिया गठबंधन ये चुनाव अगर हारता है तो उसके बाद में हम चुनाव के काउंटिंग के बाद में हम ऐसी सोच की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी हों, चाहे वो मुस्लिम लीडरशिप की हों, चाहे वो गैर मुस्लिम लीडरशिप की हों, चाहे कहीं की भी हों, साउथ की, नॉर्थ की, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एक प्लेटफार्म पर ला करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोगों को हिस्सेदारी उनकी देने के लिए, भागीदारी देने के लिए, उनके हक को देने के लिए हम स्ट्रगल करेंगे, उनको एकजुट करने की कोशिश करेंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।